हेलो स्टूडेंट, अगेन आपका स्वागत है एक न्यू वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। साथ ही ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके ज्वाइन कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और आज देखते हैं इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो ये आपके सब्जेक्ट की विषय सूची दे रखी है। भारतीय राजनीतिक चिंतन की नींव मनु, बृहस्पति, राजव व्यवस्था, न्याय, अंतर राज्य संबंध, शुक्र नीति। तो इस तरीके से आपकी विषय सूची रहेगी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो पहला क्वेश्चन कहता है प्राचीन भारतीय चिंतन शब्द के आशय और महत्व पर प्रकाश डालिए। यानी कि जो प्राचीन भारतीय चिंतन शब्द है उससे क्या समझ आता है, मतलब उसका क्या परिभाषा है, उसका क्या अर्थ है, वो चीज़ आपको बतानी है। फिर उसके बाद उसका जो महत्व है वो आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। तो यहाँ पे देखो क्या कहता है, प्राचीन भारतीय चिंतन का इतिहास अति प्राचीन है। तो ये कह सकते हो कि आपको यहाँ पे आशय बताना है कि आप इससे क्या समझते हो, इसका अर्थ क्या है, वो चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है। तो नॉर्मली लिखा हुआ है ये वैदिक काल से प्रारंभ होकर मुगल काल तक माना जाता है। आज से हजारों वर्ष पूर्व जब दुनिया में चिंतन का विस्तार नहीं हो पाया था, उस समय भारतीय राजनीतिक एवं सामाजिक चिंतन सर्वोच्च शिखर पर था और ये गौरवशाली परंपरा वैदिक काल से आज तक बनी हुई है। तो इस तरीके से इसका आशय है, तो आप इसको और पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको इसके महत्व दिखा देता हूँ। जैसे इसमें महत्व दे रखे हैं उनको एक बार देख लेते हैं। तो चिंतन का महत्व है कि दुनिया में अनेक विद्वान राजनीतिक चिंतन को अनुपयोगी एवं हानिप्रद मानते हैं। इसमें मुख्य रूप से बेकन, लेस्ली, स्टीफन, बर्क, हंडिंग। तो ये कहते हैं, स्टीफन तो कहता है कि वे देश भाग्यशाली है जिनके पास कोई राजनीतिक दर्शन नहीं है, क्योंकि ऐसा तत्व चिंतन निकट भविष्य में होने वाली क्रांतिकारी उथल पुथल को का सूचक होता है। तो इस तरीके से इसमें कह रखा है। एंड आपको देखने को मिलेगा इसका दूसरा दोष यह है कि अधिकांश विचार परिस्थिति जन्य होते हैं। तो इस तरीके का आपका आंसर रहेगा, तो इसको आप देखेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, क्योंकि मेरा आपका जो मेन मोटिव आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना है। फिर सेकंड क्वेश्चन कहता है भारतीय राजनीतिक चिंतन की देशी अथवा भारतीय स्रोतों की चर्चा कीजिए। तो भारतीय राजनीतिक चिंतन देशी अथवा इसके जो भारतीय स्रोत है वो निम्नलिखित है। देखो प्राचीन टाइम से ही इसके स्रोत रहे हैं, जैसे आपका वेद है, पुराण है, धर्म है, सूत्र है, धर्मशास्त्र है, उपनिषद है, आपके महाकाव्य है, जैन ग्रंथ है और आपका बौद्ध जातक है। तो सारे क्या हैं, एक तरीके के देशी अथवा भारतीय स्रोत हैं जो कि निम्नलिखित यहाँ पे दे रखे हैं। उनको आप एक एक करके डिफाइन भी यहाँ पे कर सकते हैं। फिर आपके देशी स्रोत में क्या क्या आता है, आपका वेद आते हैं, जो कि जिसमें आपको देखने को मिलेगा आपका 4 तरीके के वेद होते हैं। ऋग्वेद होता है, सामवेद होता है, यजुर्वेद होता है आपका, और अथर्ववेद होता है। तो इस तरीके से वेद होते हैं। तो उसके बाद आपको देखने को मिलेगा इसमें ब्राह्मण तथा उपनिषद होते हैं। फिर आपका महाकाव्य होता है, आपका पुराण होता है, फिर आपकी स्मृतियाँ होती हैं, जैन साहित्य है। तो ये सारे क्या हैं, स्रोत हैं देशी। फिर बौद्ध साहित्य है, लौकिक साहित्य, देशी यानी कि आपके भारतीय स्रोत। फिर आपके विदेशी में क्या आता है, सिकंदर के पूर्व के यूनानी विचारक। इसमें मुख्य रूप से आपके स्काइलेक्स था, जो एक यूनानी सैनिक था। उसने अपनी पुस्तक में भारतीय सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन किया। तो इस तरीके से आपको पता चलता है कि किस तरीके का अपना भारतीय सिद्धांत रहा, अपना समाज रहा भारत का, और राजनीतिक व्यवस्था क्या थी वो चीज़ आपको यहाँ पे ही पता चलती है। तो एक विदेशी स्रोत है, क्योंकि ये भारत के बाहर के लोगों द्वारा लिखा गया है, उसमें उनका मेंशन किया गया है। ठीक है, तो सिकंदर के समकालीन विचारक है, सिकंदर के बाद के विचारक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इनके विदेशी स्रोत भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। चीनी यात्रियों का वितरण है, आपने देखा होगा कि भारत में जितने भी चीनी आए उन्होंने हमारे यहाँ के तीर्थ का भ्रमण किया, बहुत तीर्थ जो थे उनका देखा, चंद्रगुप्त के शासन को बताया। तो यहाँ की जो कह सकते हो सौंदर्य था यहाँ का, जो यहाँ की नेचर थी, उसको मेंशन करा अपने पुस्तकों में। तो एक तरीके से ये भी विदेशी स्रोत माना जाता है। फिर आपका मुस्लिम इतिहासकार का विवरण है। तो आपने देखा कि हमारे भारत पे इस्लामी जो आक्रमण था वो हुआ, उसके बाद उनके साथ जितनी भी व्यवस्था थी वो स्टार्ट होने लगी, उन्होंने शासन करा। तो उस टाइम पे क्या हमारे कह सकते हो कंडीशन थी भारत की, वो चीज़ें वहाँ पे एक्सप्लेन हुई। तो ये विदेशी कह सकते हो चिंतन का एक स्रोत है। तो इस तरीके से आप उसको आंसर को लिखेंगे। फिर उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है कि भारतीय चिंतन की विकास यात्रा पर संक्षेप में वर्णन कीजिए। यानी कि जो भारतीय चिंतन की विकास है उसका किस तरीके से विकास हुआ है वो चीज़ आपको बतानी है। तो देखो भारत का जो विकास है वो कहीं ना कहीं आर्य के आगमन से हुआ है। जो भारत में आर्यों का आगमन हुआ
उसी के साथ यहाँ पे भारतीय चिंतन का भी विकास देखने को मिलता है, जो कि आपका 14 वर्ष ईसा पूर्व तक रहा है। ठीक है, 1600 से लेकर 1400 वर्ष। यहाँ पे उल्टा दे रखा है, आप इसको 1400 वर्ष से लेकर 1600 वर्ष करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे दे रखा है, तो आप इसको देखेंगे। जैसे इसमें धर्म एवं कर्म कांड का प्रभाव समय के साथ बढ़ा, युद्ध में विजय तथा लाभ की लालच ने बलि प्रथा को बढ़ा दिया, तो पुरोहित के कार्य और महत्व को बढ़ा दिया। फिर जनसंख्या बढ़ी तथा कार्यों के आधार पर विशेषीकरण पर बल दिया गया, तो इस तरीके से इसका विकास यहाँ पे हुआ है। ठीक है, इसको आप देखेंगे, द्वितीय चरण विकास के तीसरे चरण दे रखे हैं, तो सारे आप यहाँ पे देखेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कहता है भारतीय चिंतन की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। अब भारतीय चिंतन की क्या मुख्य विशेषता है वो यहाँ पे दे रखी है। प्राचीन भारतीय चिंतन की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। पहला आपका धर्म एवं जाति जो राजनीति है उसका सामंजस्य, यानी कि आपका धर्म एंड राजनीति में जो कोऑर्डिनेशन है उसका यहाँ पे पहला विशेषता यहाँ पे भारतीय चिंतन की है। फिर आपकी आध्यात्मिकता पर बल है, यानी प्राचीन भारतीय राजनीति का झुकाव जो है वह आध्यात्म की ओर अत्यधिक रहा है। भारत को आध्यात्मिक गुण भी कहा जाता है, तो इस तरीके से है। फिर आपका थर्ड है राज्य आवश्यक संस्था है। प्राचीन भारतीय चिंतन की प्रमुख विशेषता है कि राज्य को आवश्यक संस्था मानती है। जीवन के 3 लक्ष्य हैं, धर्म, अर्थ और काम की राज्य के बिना प्राप्ति संभव नहीं है, तो ये आपके लिए कह सकते हैं इम्पोर्टेंट है, इसकी विशेषता है। फिर आपका राज्य के विस्तृत कार्य क्षेत्र पर बल है एंड आपका दंड पर बल है और आपका व्यवहारवादी दृष्टिकोण है। फिर 7 पॉइंट है सामाजिक व्यवस्था का प्रभाव है। देखो मैं इसको डीपली नहीं समझाऊंगा, मेरा मेन मोटिव आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना है। फिर आपका राजा के व्यापक कार्यों का वर्णन है, तो इस तरीके से इसके इंपॉर्टेंट विशेषता है ये। तो आई होप आपको पता चल रहा हो किस तरीके से आपको एग्जाम में आंसर लिखना है। फिर आता है मनु के राज्य की उत्पत्ति और राजा संबंधी विचारों की समीक्षा कीजिए। अब मनु के और उस मनु के राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है वो चीज़ आपको बतानी है, उसके राजा के जो संबंधी विचार हैं वो क्या होते हैं उसकी आपको समीक्षा करनी है। तो मनु क्या है, सनातन धर्म के अनुसार मनु संसार के प्रथम योगी पुरुष थे। प्रथम मनु का नाम स्वयंभुव मनु था, जिसके संग प्रथम स्त्री थी शतरूपा। ये स्वयंभू अर्थात स्वयं उत्पन्न, बिना माता पिता के उत्पन्न होने वाले को क्या क्या यहाँ पे कहा है, स्वयंभू। ठीक है, जो बिना माता पिता के उत्पन्न हुए हैं इसलिए इनका नाम जो है वो स्वयंभू रखा गया है। फिर मनु के राज्य की उत्पत्ति का देवी सिद्धांत है, यानी कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में मनु देवी सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। मनुस्मृति के 7वें अध्याय में राजधर्म का प्रतिपादन करते हुए राज्य की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। फिर राज्य के अभाव में सर्वत्र अन्याय, अराजकता, असंतोष, व्यवस्था का वातावरण बना हुआ था, तो उस तरीके से इसमें आप देख सकते हैं कि राज्य जो राजा है उससे संबंधी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो उसका आंसर आप देखेंगे। फिर राजा संबंधी विचार क्या हैं वो यहाँ पे दे रखिए कि राजा के गुणों एवं कर्तव्यों का विस्तृत वर्णन है। मनु के अनुसार राजा को चाहिए कि वे ब्राह्मणों के प्रति सदैव सेवाशील और नियमशील रहे, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो राजा है उसके मन में ब्राह्मण के प्रति हमेशा उसकी मतलब कि ब्राह्मणों की सेवा करने वाला राजा होना चाहिए और उसके जो नियम होने चाहिए वो नियमों का पालन करने वाला एक राजा होना चाहिए। तो इस तरीके से राजा के संबंधी विचार मनु के ये हैं। फिर उसमें राजा के आवश्यक गुण क्या होने चाहिए वो दे रखे कि मनु के अनुसार राजा के आवश्यक गुण निम्नलिखित है। पहला कि राजा को चाहिए कि वे ब्राह्मणों के प्रति सदैव सेवाशील एवं नियमशील रहे। फिर राजा जितेंद्रिय बने, काम एवं क्रोध से उत्पन्न व्यवसायों का प्रतित्याग करे, यानी कि जो उसका क्रोध है उसको उत्पन्न ना होने दे, ऐसे राजा होना चाहिए। एक मनु के कह सकते हो मनु के विचार हैं। फिर राजा को शिकार, जुआ, दिवाशयन, परिनिंदा, पर स्त्री प्रेम, नाच गाना, नियोजन, ब्राह्मण, चुगलखोरी, ईर्ष्या, कटुवचन, धन का अपहरण आदि दोषों और व्यसनों से बचकर रहने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। तो ये सारी बुरी आदतों से एक राजा को बचना चाहिए। तो मनु के ये मुख्य इम्पोर्टेंट विचार है एक राजा को लेकर। राजा के क्या कर्तव्य होने चाहिए, पहला है शस्त्र, धन, धान्य, सेना, जल आदि से परिपूर्ण, दुर्ग से हर प्रकार से सुरक्षित रहे। राजा सौ जातीय तथा रूप और गुण संपन्न स्त्री से विवाह करे। तो ये सारे एक राजा के कर्तव्य होने चाहिए। तो ये दे रखे हैं, तो आप इनको देख लेना। तो इस तरीके से ये आंसर था, आई होप आपको समझ आया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है आधुनिक राष्ट्र राज्य के संदर्भ में कौटिल्य के मंडल
सिद्धांत का परीक्षण कीजिए और इसका महत्व बताइए। अब मंडल का सिद्धांत क्या है वो आप यहाँ देखेंगे। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के 6ठे अधिकरण में मंडल सिद्धांत का वर्णन किया है। दूसरे राज्यों के साथ व्यवहार के संबंध में आचार्य कौटिल्य ने 2 सिद्धांतों की विवेचना की है। पहला, पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए मंडल सिद्धांत, और आपका अन्य राज्यों के साथ व्यवहार निश्चित करने के लिए षाण्गुण्य नीति है। ठीक है। फिर मंडल का अर्थ है देशों का समूह, उन्हें मंडल और 12 प्रकार के देशों में जिक्र किया गया है। फिर ये उसके बाद कहते हैं कौटिल्य का मंडल सिद्धांत भौगोलिक आधार पर यह दर्शाता है कि किस प्रकार विजय की इच्छा रखने वाले राज्य के पड़ोसी देश उसके मित्र या शत्रु हो सकते हैं। ठीक है। ये सिद्धांत बताता है कि किस तरीके से एक भौगोलिक आधार पर कौन सा राज्य आपका शत्रु और मित्र होता है। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे उसके सारा आंसर देखा तो उसको आप देखेंगे अच्छे से। फिर कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत को निम्न डायग्राम द्वारा सजाया गया, आप देख सकते हो कि किस तरीके से आप इससे भी समझ सकते हो। ठीक है। फिर आपका कहता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दृष्टि से ये सिद्धांत आज भी तमाम ऐसे तथ्यों और संकेत करता है जो आधुनिक राज्यों का मार्गदर्शन करता है। एक राष्ट्र की सीमा पर स्थित राष्ट्र उसके अंतर्राज्यीय संबंधों की स्थापना और संचालन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो उसका निष्कर्ष आप देख सकते हो। फिर क्वेश्चन आता है आपके लिए, मनु द्वारा वर्णित सामाजिक कानूनों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए अथवा में मनु की सामाजिक व्यवस्था की समझ की विवेचना कीजिए और मनुस्मृति या मनु के नियमों को संक्षेप में समीक्षा कीजिए। तो तीनों ही क्वेश्चन का जो आंसर है वो सेम रहेगा। प्राचीन भारतीय चिंतन में मनु का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है और वैसे तो मनु के जीवन काल को लेकर कोई स्पष्ट नहीं है, परंतु पौराणिक कथाओं के अनुसार मनु को पृथ्वी के सर्वप्रथम शासक एवं ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में माना जाता है। मनु द्वारा रचित मनुस्मृति को भारतीय इतिहास के सबसे अधिक विवादित विषय के रूप में माना जाता है। मनुस्मृति को राजनीतिक दर्शन के बजाय सामाजिक कानूनों के संदर्भ के रूप में अधिक जाना जाता है। फिर कहते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस आंदोलन द्वारा मनुस्मृति की आलोचनाओं की वे इसका बहिष्कार किया है। फिर मनु द्वारा वर्णित सामाजिक कानूनों का आलोचनात्मक यहाँ पे दे रखा है, तो आप उसको देख सकते हैं। जैसे कहते हैं मनु द्वारा प्रतिपादित इन सामाजिक कानूनों का विवरण निम्नलिखित रूप से किया गया है। पहला आपका धर्म है। धर्म का अर्थ कुछ भी नहीं बल्कि कर्तव्य का पालन करना है। फिर आपका पुरुषार्थ है, यानी कि आपका पुरुषार्थ का विचार मुख्य रूप से जीवन का प्रमुख लक्ष्य होता है। मनुस्मृति के अनुसार मनुष्य जीवन के 4 महत्वपूर्ण लक्ष्य होते हैं। ये सभी इस बात को उजागर करते हैं कि किस प्रकार से मनुष्य के जीवन में संतुलन को स्थापित किया जाता है। इसमें 4 हैं आपके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। फिर उसके बाद आता है आश्रम की अवधारणा। आश्रम की अवधारणा की व्यवस्था जिसकी विवेचना मनुस्मृति में की गई है। फिर आपका आता है आश्रम व्यवस्था को निम्नलिखित 4 चरणों में विभाजित किया गया है। पहला आपका ब्रह्मचार्य आश्रम है, फिर आपका गृहस्थ आश्रम है, फिर आपका वानप्रस्थ आश्रम है और आपका संन्यास आश्रम है। तो वर्ण व्यवस्था क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है। ये आपके वर्ण व्यवस्था है जिसमें आपने ये तो इसमें समझाने वाली कोई बात ही नहीं है। ब्राह्मण कौन है वो आपको पता है, क्षत्रिय कौन है वो भी आपको पता है। ठीक है। तो 4 तरीके के वर्ण होते हैं। फिर संस्कार होते हैं आपका गर्भाधान, पुंसवन एंड आपका सीमांतरण और आपका जात कर्म। महिलाओं के लिए स्थिति एवं भूमिका क्या है? मनुस्मृति के कुछ श्लोकों में तो महिलाओं की प्रशंसा की जाती है, उनके साथ अच्छा व्यवहार करने की भी बात की गई है। मनु ने महिलाओं को वित्त प्रबंधन, स्वच्छता बनाए रखने, आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियों, पोषण और घर के समग्र प्रबंधन का पूरा भार देने की बात की गई है। पति और पत्नी दोनों को एक दूसरे को खुश और संतुष्ट रखना ताकि दाम्पत्य जीवन सुखी बना रहे। पत्नी अपने पति को आत्मा का रूप बनने का प्रयास करे। एक महिला को पूर्ण विवाह का कानूनी अधिकार भी प्राप्त है जब उसका पति गायब हो गया हो या उसे छोड़ दिया हो, तो सेकंड शादी भी यहाँ पे कर सकते हो। तो सारे मनुस्मृति में कानून है, यानी कि मनुस्मृति यानी कि मनु द्वारा यहाँ पे स्थितियाँ बताई गई है। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है मनु के न्याय संबंधी विचार की समीक्षा कीजिए। अब मनु की जो न्याय संबंधी विचार है वो क्या है, वो उसको आपको डिटेल में बताना है। तो कानून अथवा विधि संबंधी विचार यहाँ पे दे रखे हैं। न्याय संबंधी विचार क्या है कि मनु का मानना है कि राजा को स्वयं विवादों का समाधान करना चाहिए। एक राजा को जो है वो खुद ही जितने भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन एक राजा को करना चाहिए। मनु की स्पष्ट मान्यता थी कि न्यायाधीश वेदों को जानकर ब्राह्मण व्यक्ति को ही होना चाहिए। न्यायाधीश जो होगा
वो वही होगा जिनने आपने वेदों को जाना होगा, वही एक ब्राह्मण है और वही न्यायाधीश होना चाहिए। तो मानुष प्रमाण यहाँ पे दे रखा है। फिर उसके बाद आता है दिव्य प्रमाण। फिर इसमें कहता है कानून, न्याय एवं दंड व्यवस्था भी यहाँ पे की गई है, जिसमें मनु का मानना है कि राजा दंड के भय से ही शासन करता है, यानी कि एक राजा जो है उसको दंड का भय होता है जब भी वो शासन कर पाता है अच्छे से कि किस तरीके से कार्य करने हैं। फिर मनु के दंड के 4 प्रकार होते हैं, तो चारों यहाँ पे दे रखे हैं। पहला आपका दे रखा है दंड सभी मनुष्यों का रक्षक होता है, यही कारण है कि सभी उसका पालन करते हैं। ये सर्वोच्च एवं सर्वशक्तिमान होता है। दंड की संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की रक्षा एवं देखभाल करता है और दंड राज्य की संपत्ति की रक्षा तथा वृद्धि के लिए अनिवार्य है। फिर चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। इसमें कहता है बृहस्पति के सप्त प्रकृति सिद्धांत का संक्षेप में वर्णन कीजिए और बृहस्पति के राज्य व्यवस्था के संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो उसका आंसर यहाँ पे दे रखा है, तो आप उसको देखेंगे एक बार। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ा आंसर को यहाँ पे जल्दी स्क्रॉल कर रहा हूँ, बट आप आंसर देखना किस तरीके से क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ताकि आपको पता चले आपको एग्जाम में किस तरीके से अपना एक्सप्लेनेशन देनी है। ठीक है, फिर आपका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके का है। फिर कहता है शुक्र नीति की संक्षेप में चर्चा कीजिए, अथवा शुक्र नीति में राजा की मंत्री परिषद एवं इसकी कार्य प्रणाली को किस प्रकार दर्शाया गया है वो आपको बताना है। तो शुक्र नीति क्या है? शुक्राचार्य शुक्र नीति एक प्रसिद्ध नीति ग्रंथ है। इसकी रचना करने वाले शुक्र नाम महाभारत के शुक्राचार्य के रूप में मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? प्राचीन भारतीय राजनीति चिंतन में शुक्र नीति का महत्वपूर्ण स्थान है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मैकियावली के द प्रिंस के समान शुक्र नीति में राजा को शासन करना सिखाया गया है। फिर उसके बाद कहते हैं यहाँ पे रचना काल दे रखा है, यानी कि शुक्राचार्य के काल का निर्धारण अत्यंत कठिन कार्य है, तो उनका रचना कैसे हुई वो चीज़ आपको बतानी है। फिर संगठन है, यहाँ पे सदस्य की संख्या दे रखे, विभिन्न विभाग दे रखे हैं, तो वो चीज़ आप देखना। वेतन है, वेतन क्या मिलता है वो चीज़ यहाँ पे दे रखी है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। फिर क्वेश्चन आता है शुक्राचार्य की दंड नीति का संक्षेप में वर्णन कीजिए। शुक्राचार्य की न्याय प्रणाली क्या है वो चीज़ बतानी है, तो दोनों का आंसर सेम रहेगा। तो यहाँ पे न्याय प्रणाली शुक्राचार्य की दंड नीति यहाँ पे बता रखी है। न्यायालयों का संगठन एवं क्षेत्राधिकार दे रखा है, जो शुक्र द्वारा न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत राजा एवं सभा का उल्लेख किया गया है, तथा विशेष प्रसंगों में सहायता करने के लिए जूरी का भी उल्लेख किया गया है। शुक्र नीति में राजा को संपूर्ण न्याय व्यवस्था का प्रमुख निर्णायक अथवा सर्वोच्च अधिकारी माना गया है, किंतु ये स्पष्ट कर दिया गया है कि राजा न्यायपालिका का केवल औपचारिक अध्यक्ष है। शुक्र ने राजा से शास्त्रों के अनुरूप न्यायिक कार्यों को भलीभांति देखने की अपेक्षा की गई है। फिर यहाँ पे विभिन्न न्यायिक निकाय एवं न्यायिक प्राधिकरण दे रखे हैं, तो उसको आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश राजा के बाद यही सर्वोच्च न्यायिक पदाधिकारी माना जाता है। इस पद पर शुक्र के अनुसार एक ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया जाना चाहिए जिसका विधि शास्त्र का ज्ञान हो, अत्यंत व्यापक एवं विशेष हो, तथा जिसकी निष्पक्षता एवं निष्ठा संदेह से परे हो। फिर न्यायालय का कार्मिक वर्ग व साधन है, यानी कि जितने भी कह सकते हो संगठन है उसमें इन्होंने वर्गीकृत कर रखा है। फिर अपराध दे रखे हैं यहाँ पे कि शुक्र ने अपराध के 10 प्रकारों का उल्लेख किया है, जैसे यहाँ पे दे रखे हैं, आप देख सकते हो। हत्या, चोरी, किसी राजज्ञा का उल्लंघन, स्त्री की हत्या, चोरी करना, तो इस तरीके के यहाँ पे 10 कार्य अपराध माने गए हैं। फिर अपराध का दंड है, शुक्र ने एक ही प्रकार के अपराध के लिए उत्तम, माध्यम एवं अधम पुरुषों के लिए अलग अलग दंडों की व्यवस्था की है, जिसमें शुक्र दंड नीति का विषमतावादी पक्ष स्पष्ट होता है। तो आप न्याय प्रक्रिया देख रहे हो कि व्यवहार, सरल शब्दों में व्यवहार का अर्थ यहाँ पे दे रखा है, तो इस तरीके की इनकी नीति है। फिर क्वेश्चन आता है नीति शास्त्र के जनक कौन है, उनके बारे में संक्षेप में बताइए। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राज्यशास्त्र पर लिखी गई प्राचीन विश्व की महानतम कृतियों में से एक व्याख्या करें। तो यहाँ पे नीति शास्त्र के जनक कौन है वो आपको बताना और जनक के बारे में संक्षेप में टिप्पणी करनी है। तो आप देखोगे तो नीति शास्त्र के जनक क्या है? आचार्य चाणक्य को अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र का जनक माना जाता है। ठीक है, तो आचार्य चाणक्य कौन है? नीति शास्त्र के जनक है। फिर अर्थ का मतलब क्या है कि जीविका से संबंधित चीज़ें हैं यहाँ पे नीति शास्त्र में। अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों अथवा
ग्रंथों में विभक्त है। तो उस तरीके से उसका आंसर रहेगा, आप इसको देख लेना एक बार। राज्य की प्रकृति यहाँ पे बताई गई है, राजा और लोक प्रशासन कैसे होना चाहिए वो चीज़ यहाँ पे बताई गई है एक नीति शास्त्र में। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका आता है कि मेगास्थनीज की इंडिका तथा कौटिल्य का अर्थशास्त्र दोनों रचनाएं एक ही समय की नहीं है, इस कथन को तर्क सहित सहायता से आपको स्पष्ट करना है। तो आपको पहले दोनों को मतलब बताना है कि दोनों का मतलब क्या है, तो उसमें बता रखा है। फिर उसके बाद इनकी रचनाएं क्या हैं वो चीज़ यहाँ पे बता रखी है। फिर आता है क्वेश्चन, कौटिल्य ने राज्य के कितने अंग बताए हैं, राज्य का कौटिल्य सिद्धांत क्या है। अथवा में आ जाएगा, कौटिल्य के राज्य का सप्तांग सिद्धांत का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। तो कौटिल्य ने राज्य के कितने अंग बताए हैं वो यहाँ पे बता रखा है कि कौटिल्य चाणक्य को कौटिल्य विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म एक ब्रह्मा परिवार यानी ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उन्होंने अपनी शिक्षा तक्षशिला में प्राप्त की। वे मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो इस तरीके से बता रखा है। फिर यहाँ पे स्वामी अथवा राजा सारी चीज़ यहाँ पे बता रखे, तो उसका आंसर आप देख लेना। जनपद दे रखा है, तो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा इंपॉर्टेंट किस तरीके का, उसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते हो ताकि आपको पता चले कि आपको एग्जाम में किस तरीके से लिखना है। फिर क्वेश्चन आपका आता है, षाड्गुण्य नीति की विवेचना कीजिए। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में एक राजा के लिए किस प्रकार की संधि की नीति अपनाने की बात की है, वो चीज़ आपको बतानी है। तो उसका आप देख सकते हो, विदेश नीति के 6 आधार होते हैं आपका, संधि, विग्रह एंड आपका यान, आसन, संश्रय और देदुभाव। आलोचना यहाँ पे की गई है, निष्कर्ष यहाँ पे दे रखा है। फिर आपका आता है, लिंगायत धर्म क्या है। लिंगायत संप्रदाय की स्थापना में बसवना की भूमिका क्या है वो आपको बतानी है। तो लिंगायत धर्म क्या है। लिंगायत एक धार्मिक समुदाय है जो 12वीं सदी के समाज सुधारक बसवना के अनुयायी हैं। लिंगायत धर्म भारतवर्ष के प्राचीनतम सनातन धर्म हिंदू धर्म का एक हिस्सा है। इस मत के ज़्यादातर अनुयायी दक्षिण भारत में हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बताना है कि लिंगायत धर्म क्या है। फिर आपको उसकी मुख्य विशेषताएं बतानी, जैसे उसकी देवता पूजा किनकी होती है, अनुयायी की पहचान क्या है, विशेष धार्मिक अनुष्ठान क्या है, सामाजिक सुधार है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी है। फिर उसकी भूमिका आपको यहाँ पे बतानी है। तो यहाँ पे कहा है कि मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, भेदभाव और अंधविश्वास को खारिज करना है, बलिदानों की निंदा और अहिंसा को बढ़ावा देना है, नए सार्वजनिक संस्थानों का परिचय करना है, साहित्यिक कृतियाँ हैं। तो इस तरीके की इनकी भूमिकाएँ हैं। फिर आपका क्वेश्चन आता है, शंकराचार्य आदि शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत दर्शन के संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो उसका आंसर दे रखा है, तो आप इसको देख सकते हो कि किस तरीके के उसमें आंसर बताया गया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है, कबीर कौन थे। कबीर हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतिबिंब थे, अपने विचार प्रकट कीजिए। अब देखो कबीर कौन है ये तो आपको पता है, आप हिंदी में ही बहुत आपने कहानी पढ़ी होंगी, कविता पढ़ी होंगी, दोहे पढ़े होंगे, तो उसमें कबीर का नाम बहुत आगे आता है हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर। कबीर एक के समकालीन समाज में व्याप्त असमानताओं के संबंध में उनके विचारों का परीक्षण कीजिए। धार्मिक रूढ़ियों के प्रति कबीर का विद्रोह और उनकी संभावनाओं पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पे कबीर का पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे, उनके जीवन परिचय लिखेंगे। फिर उसके बाद कबीर हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतिबिंब थे, धार्मिक रूढ़ियों के प्रति कबीर का विद्रोह और उनकी संभावना पर प्रकाश डालेंगे, किस तरीके से उन्होंने लिखा है, उनकी विचारधाराएं क्या है, उनका समाज सुधारक में क्या योगदान है, हिंसा का विरोध कैसे करा है उन्होंने, जाति के आधार पर भेदभाव का खंडन कैसे करते हैं, वो चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी है। फिर आपका आता है, गुरु नानक के उपदेशों की संक्षिप्त यहाँ पे गुरु नानक के उपदेशों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। उनकी शिक्षाओं का क्या प्रभाव पड़ा वो चीज़ आपको बतानी है। तो पहले गुरु नानक जी का आप यहाँ पे परिचय देंगे, फिर उनके क्या प्रभाव पड़े, जैसे मूर्ति पूजन का उन्होंने खंडन किया, क्रिया कर्मा एवं अंधविश्वास का परित्याग किया, फिर उन्होंने गुरु नानक द्वारा जाति प्रथा का बहिष्कार किया। तो इस तरीके के प्रभाव पड़े, गुरु नानक की शिक्षा के क्या प्रभाव है वो यहाँ पे दे रखे, तो आप इनको देख सकते हैं। तो इसका निष्कर्ष आपको देखने को मिल जाएगा। फिर क्वेश्चन आता है, अबुल फजल पर संक्षिप्त में टिप्पणी करें। अबुल फजल के दर्शन के अनुसार अकबर द्वारा किए गए प्रशासनिक एवं राजनीतिक सुधारों की चर्चा करनी है। सेना और भूमि राजस्व प्रणाली के संबंध में अबुल फजल की सोच पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। तो पहले आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन देंगे,
कि अबुल फजल कौन है। फिर उसके बाद उनके जितने भी अकबरनामा का मतलब होता है अकबर की कहानी, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपको सारी डिटेल देनी है उन्होंने क्या सुधार करे। पहले उन्होंने साम्राज्य और धर्मनिरपेक्षता है, फिर शासन व्यवस्था में सुधार किया, भूमि सुधार किया, नौकरियां दी, कला और साहित्य को प्रोत्साहन दिया, राजनीतिक समझदारी थी। तो इस तरीके के उनके योगदान थे, सुधार किया। एंड उन्होंने भूमि राजस्व प्रणाली संबंध में अबुल फजल की सेना, तो ये सारी चीज़ें रखे, तो आप इसको देखेंगे। फिर इसमें टिप्पणी करनी है आपको कबीर और नानक की में समानता, आगान सूत, राजस्व का सिद्धांत, दीर्घ निकाय में राजसत्ता और आपका तिरुवल्लुवर के नैतिक जीवन एवं राजनीतिक विकार। तो उस पर शॉर्ट नोट देख सकते हैं आप किस तरीके का है। तो उसके आंसर आपको पता चल रहे होंगे किस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। तो वीडियो अच्छा लगे तो यार वीडियो को लाइक करो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो जाके हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो एंड वहाँ पे मुझे कांटेक्ट करो, तो आपको वहाँ पे ये PDF देखने को मिल जाएगा एंड आपको मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें।